माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 12 के किसी भी बोर्ड एग्जाम में, या तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या जैक बोर्ड एग्जाम हो। इसमें इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 13.3 ये पूरा एक्सरसाइज बेस थ्योरम पर आधारित है। अब ये बेस थ्योरम क्या है, और ये बेस थ्योरम दो कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहला है पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, कि किसी सैंपल स्पेस का हम लोग पार्टीशन कैसे करते हैं, और दूसरा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये दो कंसेप्ट पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज हमारा 13.3। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। देखिए ये है हमारा एक सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस का हम पार्टीशन कर दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। आप एक टुकड़ा देख सकते हैं, ये E1 है, ये दूसरा टुकड़ा E2 है, फिर तीसरा टुकड़ा E3 है। इस तरह से एंड सो ऑन और टुकड़े किए गए, और लास्ट में हो गया टुकड़ा En। उससे पहले वाले टुकड़ा का नाम दे दिए En-1। तो इस तरह से इतने टुकड़े किए गए सैंपल स्पेस के। अब इन टुकड़ों में क्या खूबी है वो आपको याद रखना होगा। पार्टीशन ऑफ a सैंपल स्पेस में a set of events E1, E2, En dot 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 En represents of partition of a sample space। ये E1, E2, En सैंपल स्पेस S के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करते हैं यदि इसमें ये तीन खूबियां हो। पहला खूबी नंबर 1 क्या है कि किसी भी दो इवेंट्स EI इंटरसेक्शन EJ का जो इंटरसेक्शन हो, जो दोनों में कॉमन पार्ट हो वो फाई हो, अर्थात हर एक EI EJ के साथ डिसजॉइंट हो। किसी भी EI का किसी भी EJ के साथ यदि इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट हो, और I यहाँ J के बराबर नहीं है, और I J का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कोई भी n नेचुरल नंबर यहाँ पर। तो किसी भी E1 का आप E2 के साथ या E3 के साथ, E1 का E4 के साथ, E1 का En के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा। ऐसे E1, E2, En को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो पहला क्वालिटी इसमें होना चाहिए E1, E2, En जो हम लोगों ने टुकड़े किए, उससे पहला होना चाहिए कि ये E1, E2, En क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब किसी का किसी के साथ भी इवेंट में इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो फाई हो, डिसजॉइंट हो। अब दूसरा उसमें क्वालिटी हो कि E1, E2, En क्या हो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। एग्जॉस्टिव का मतलब पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, पूरा कंज्यूम हो जाए। तो यहाँ E1, E2, En सभी को यदि आप कंज्यूम कर दे, सभी को मिला दे, सभी का यूनियन ले ले, तो ये सैंपल स्पेस S के बराबर भी होना चाहिए। इसी को शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग ये यूनियन का सिंबल I = 1 से लेकर I = n तक सिंबल, ये जो समेशन का जो सिंबल होता था उसी के जगह पर ये यूनियन का सिंबल है। इस सिंबल को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा और आखिरी प्रॉपर्टी है कि हर एक इवेंट E1, E2, En जो भी आपने इवेंट्स लिया है, ये कोई भी इम्पटी सेट के बराबर नहीं हो, कोई भी फाई के बराबर नहीं हो। अर्थात किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो वो 0 ना होकर 0 से बड़ा हो, 0 से ग्रेटर हो। फॉर ऑल I का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 एंड आप ले। तो ये क्लियर हो गया पार्टीशन कैसे करना है। पार्टीशन आपको E1, E2, En इस तरह से करना है कि किसी का किसी के साथ पहला इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो क्या हो जाए, फाई हो, अर्थात E1, E2, En क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, किसी में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। और दूसरा क्या है, इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो सैंपल स्पेस S हमारा तैयार हो जाए। और तीसरा है कि किसी भी इवेंट का यदि प्रोबेबिलिटी लिया जाए तो वो 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो। यदि इस तरह से आप पार्टीशन कर देते हैं, इस तरह से यदि आप E1, E2, En में ब्रेक कर देते हैं सैंपल स्पेस को, तो इस E1, E2, En को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। अब उसके बाद इस पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस पर ही एक कंसेप्ट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसी पर आधारित है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। हमारे पास एक सैंपल स्पेस है और E1, E2, En हमारा एक पार्टीशन है, और इसी सैंपल स्पेस S से कोई भी एक रिलेटेड सैंपल स्पेस S का कोई भी एक इवेंट हम लोग A ले लेते हैं, इस E1, E2, En से अदर देन, इससे अलग हट के कोई भी हम लोग एक इवेंट A ले लेते हैं। अब A का कुछ पार्ट E1 में कॉमन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो इस तरह से हम लोग इवेंट A ले लेते हैं। तो लेट E1, E2, En
बी अ पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन हुआ। लेट ए बी एनी इवेंट, कोई भी इवेंट मान लिए एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस से जुड़ा हुआ कोई भी एक इवेंट मान लिए। देन इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यदि इस इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट का चेक कीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। जब इवन इवेंट हो चुका है उसके बाद ए का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसको निकालिए। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। हम लोग ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला देख चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये जो इवेंट ए है, इवेंट ए कुछ E1 के साथ कॉमन हो सकता है, कुछ E2 के साथ कॉमन हो सकता है, E3 के साथ कॉमन हो सकता है। इसलिए इस ए का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने क्या किया कि हर एक के साथ हम लोगों ने चेक किया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए बाई E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए बाई E2, इस तरह से एंड सो ऑन। आखिरी में हम लोग चले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En इज ऑलरेडी अकर्ड। इसी को शॉर्टकट में लिखना है तो समेशन फॉर्म में लिख ली i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ei, किसी भी इवेंट ei का प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ei इज ऑलरेडी अकर्ड। i का वैल्यू 1 से लेकर हम n तक चेंज करते हैं। यहां पर आप ये ध्यान देंगे कि ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी हो सकता है। तो यहां पर एक तरह से ये PA इंटरसेक्शन E1 है ये, फिर अगला है PA इंटरसेक्शन E2 है, फिर अगला है PA इंटरसेक्शन E3 है, उसी तरह से एंड सो ऑन है। अब उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है और इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इन दोनों कंसेप्ट पर हम लोग पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं हम लोग बेस थ्योरम में। ये दोनों कंसेप्ट यूज किया गया बेस मैथमेटिशियन के द्वारा और उनके द्वारा एक थ्योरम दिया गया, उस थ्योरम का नाम है बेस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है उसको समझते हैं। लेट E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। E1 E2 En क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अर्थात E1 E2 En क्या है, इज अ पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस S। सैंपल स्पेस S का ये एक पार्टीशन है। और ए क्या है, एंड ए भी एनी इवेंट, कोई भी इवेंट है एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस ए से संबंधित कोई भी एक इवेंट ए है। हैज न, इस इवेंट ए का जो प्रोबेबिलिटी है हैज नन जीरो प्रोबेबिलिटी, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। देन यही है हमारा बेस थ्योरम, इसको याद रखना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट, EI इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इवेंट व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला है। सबसे पहले आप यही PEI लिखिएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI इज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कहने का मतलब इसको जो हम लोग समेशन फॉर्म में लिख लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI इज ऑलरेडी अकर्ड, I का वैल्यू 1 से लेकर n तक। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। और सेम चीज को नीचे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस एंड सो ऑन। और आखिरी में प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन En इज ऑलरेडी अकर्ड। ये एक जस्ट उसका उदाहरण हो गया। अब इसी कंसेप्ट पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 13.3 बेस्ड है। हम इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं 13.3 को, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया 2017 एनुअल एग्जामिनेशन में जैक बोर्ड में, और 28 नंबर क्वेश्चन है, अर्थात ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आता है कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए यहां पर क्वेश्चन लिख दिया गया। यही गिवन है, क्या गिवन है, ये जस्ट क्वेश्चन को उतार दिया गया। गिवन ये है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड 52 पैक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है, खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग, अब बच गया रिमेनिंग कार्ड कितना, 51। तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स मतलब 51 कार्ड में से ऑफ द पैक ऑफ 2 कार्ड्स, उसमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, वो ड्रॉ किए गए, निकाले गए। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और ये पाया गया कि दोनों क्या है, जो निकले वो डायमंड निकले। तब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। देन वी हैव टू फाइंड, तब हमको पता लगाना है, क्या पता लगाना, देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पता लगाना है, किस बात का,
ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि जो कार्ड मेरा लॉस्ट हुआ था वो खोया हुआ कार्ड डायमंड था, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं बेस थ्योरम से। सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस को हम लोग पार्टीशन करते हैं E1 E2 में। यहाँ क्या पार्टीशन लिए हम लोग, E1 E2 क्या लिए, तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया सबसे लास्ट में इसी से हम लोग पार्टीशन करते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। ये जो इवेंट लिखा गया हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, इसको मान लेंगे E1 इवेंट। E1 इक्वल टू इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। जो क्वेश्चन मांगा जाएगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, इसी को E1 इवेंट मानेंगे। E1 इवेंट हो गया मेरा इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। देखिए सबसे लास्ट लाइन से हम लोग E1 लिख दिए। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड हो गया तो E2 इवेंट और E2 E3 क्या हो सकता है, तो E2 इवेंट हो गया डायमंड, लॉस्ट खोया हुआ कार्ड डायमंड है, तो E2 क्या हो सकता है, इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। डायमंड को छोड़कर कोई भी कार्ड लॉस कर गया, तो E2 हम लोग इवेंट मान लिए, इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो इस तरह से पूरा सैंपल स्पेस जो एस था 52 कार्ड्स का, ये 52 कार्ड्स का, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स का था, उसको E1 E2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया। किसी में कोई कॉमन नहीं, E1 है आपका कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, E2 है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, किसी में कोई कॉमन नहीं है, अर्थात ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। इन दोनों को मिला दे तो हमारा सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स कंप्लीट हो जाए और किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा तो ग्रेटर देन 0 अर्थात पार्टीशन हो गया। अब इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड इवेंट हमको ए लिखना है। ए इवेंट क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है इसे जस्ट पहले वाले लाइन में चले आए। पहले वाले लाइन में क्या दिया हुआ कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो 51 रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से 2 कार्ड निकालेंगे और दोनों कार्ड क्या निकले, दोनों कार्ड डायमंड निकले। इसी को हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं, इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड है। अर्थात ए मान लेते हैं कि इवेंट दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड ड्रॉ किए गए फ्रॉम द रिमेनिंग कितना है 51 कार्ड में से ऑफ द पैक एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और वो दोनों क्या पाए गए, डायमंड। इसको मान लिए इवेंट ए, इसी एस से रिलेटेड एक इवेंट ए मान लिए। अब आइए बारी बारी से हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ता है ये मानने के बाद। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, जो खोया हुआ कार्ड हमारा डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 13 में से कोई भी एक कार्ड, 13 डायमंड में से कोई भी एक डायमंड लॉस्ट हो सकता था। फेवरेबल इवेंट हो गया 13C1 डिवाइडेड बाय 52 में से कोई भी एक लॉस्ट हो सकता है, सैंपल स्पेस 52C1, और NC1 का फॉर्मूला होता है n, इसलिए ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय 52, सॉल्व कर दिए 1/4 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब E2 का मतलब जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, तो डायमंड के अलावा कितने कार्ड बच गए हमारे पास 39 में से कोई भी एक कार्ड जो भी निकलेगा वो हमारा डायमंड नहीं होगा, तो 39C1 फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 52C1। और अभी आप देखें NC1 का वैल्यू n होता है, इसलिए 39/52 सॉल्व कर दिए 3/4 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू। ये P1 निकल गया, P2 निकल गया। हर क्वेश्चन में बेस थ्योरम में P1 निकालना है, P2 निकालना है। अगर इसके अलावा P3 की संभावना है तो P3 भी निकालिए, P4 की संभावना है तो उसको भी निकालिए। यहाँ 2 ही की संभावना है। अब हमको नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब लॉस्ट कार्ड मेरा ऑलरेडी डायमंड लॉस्ट हो चुका है, उसके बाद जो 2 कार्ड निकाले वो दोनों डायमंड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक कार्ड जो लॉस किया डायमंड लॉस्ट हो गया, तो अब बच गया डायमंड हमारे पास 12, और 12 में से 2 डायमंड आने का फेवरेबल इवेंट हो गया 12C2 डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास बचे हुए कार्ड है 51 में से कोई भी 2 कार्ड आ सकते हैं, सैंपल स्पेस हो गया 51C2। अब NC2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, उस हिसाब से हो गया 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ 2 से कैंसिल किया तो 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 2 को 50 को 2 से कैंसिल किया तो 25। अब इसको फिर आप कैंसिल कीजिए 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 से 17 3 जा 51, तो अब 2 इंटू 11 हो गया 22, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 425 आ गया PA/E2। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज ऑलरेडी अकर्ड, अर्थात इस बार लॉस्ट कार्ड मेरा डायमंड नहीं है, डायमंड के अलावा कोई भी कार्ड लॉस्ट कर गया, और उसके बाद जो 2 कार्ड निकाले वो दोनों डायमंड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है हमारा, तो हमारे पास टोटल डायमंड बचे हुए 13, और 13 में से 2 डायमंड आने का फेवरेबल इवेंट हो गया 13C2 डिवाइडेड बाई,
अब 51 में से कोई भी दो कार्ड आ सकता है, सैंपल स्पेस हो गया 51C2। अगेन फार्मूला n इंटू एन माइनस 1/2, तो 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल कर लिए, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। अब 3 से कैंसिल कीजिए, 3 4 जा 12 और 3 से 17 3 जा 51। अब उसके बाद 2 से कैंसिल कीजिए 4 को, 2 2 जा 4 और 2 से 25 जा, 13 2 जा 26 डिवाइडेड बाई 425 आ गया PA/E2। अब हमारा बेस थ्योरम है, इसमें फार्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ। अभी हम लोगों ने देखा हमको क्या निकालना है, इवन का प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। और गिवन क्या है कि जो दो कार्ड निकालेंगे वो दोनों कार्ड क्या होंगे, हमारे लॉस्ट होने के बाद जो रिमेनिंग में से दो कार्ड निकालेंगे वो डायमंड निकलेंगे, ये गिवन है। तो इसका प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होगा, P1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई ये सेम चीज प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब सभी वैल्यू को लिख दीजिए। P1 का वैल्यू 1/4 इंटू PA/E1 का वैल्यू 22/425। अभी निकाले हम लोग, देख लीजिए P1 का वैल्यू 1/4, PA/E1 का वैल्यू A/E1 का वैल्यू 22/425, ये सेम वैल्यू यहां रहता है, प्लस PE2 का वैल्यू है 3/4 इंटू PA/E2 का वैल्यू है 26/425। ऊपर में कॉमन ले लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 425, ऊपर में आ गया 22। नीचे में कॉमन निकाले, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 425 रह गया 22, और प्लस 26 3 जा 78, ये कैंसिल हो गया, बाहर में ये जो चीज है ये कैंसिल हो गया पूरा। आ गया आपका 22 डिवाइडेड बाय 100, इसको 2 से कैंसिल किया, 11/50 हो गया हमारा आंसर। और इस तरह से आप 6 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, जो कि 2017 कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 28 के रूप में जैक बोर्ड में पूछा गया है, और ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, ये ब्लैक में लिखा गया, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गिवन है बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अनदर बैग, दूसरा बैग है, कंटेन्स उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स रखे गए हैं, 2 रेड एंड 6 ब्लैक। यहाँ पे टोटल बॉल्स की संख्या 8 हो गया। पहले वाले बैग में भी टोटल बॉल की संख्या 8 हो गया। वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब दोनों में से कोई एक बैग एट रैंडम अपने मन से कोई भी सिलेक्ट कर लिया गया, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उस बैग में से एक बॉल निकाला गया, विच इज फाउंड टू बी रेड। और जो निकाला गया तो पाया गया कि वो बॉल कैसा है, रेड है। देन वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमको पता लगाना है, इसी को प्रोबेबिलिटी निकालना। देन वी हैव टू फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालिए किस बात का, दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि जो बॉल ड्रॉ किया गया है वो फर्स्ट बैग से ड्रॉ किया गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अगेन बच्चों, यहाँ सैंपल स्पेस एस को हम लोग दो पार्ट्स E1 और E2 में डिवाइड करते हैं। E1 हमारा क्या होगा, E1 जो सबसे लास्ट लाइन में पूछा गया, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। E1 हम लोग इवेंट मानेंगे, इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। जो क्वेश्चन मांगा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी को हम लोग इवेंट मानेंगे। E1 हो गया इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ किया गया, इसको इवेंट माने। तो दूसरा E2 क्या होगा, इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। दो ही बैग है, फर्स्ट बैग से नहीं ड्रॉ किया गया तो सेकंड बैग से ड्रॉ किया गया। इस तरह से सैंपल स्पेस के दो टुकड़े हो गए। अब इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड एक इवेंट हम लोग ए मान लेंगे। इवेंट ए क्या होगा, इस लाइन से जस्ट पहले वाले लाइन में जो दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, देखिए उसमें दिया गया कि वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्टेड, बैग तो सेलेक्ट हो गया एट रैंडम, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, जो बॉल ड्रॉ किया गया फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल पाया गया रेड। तो हम लोग इसी को इवेंट मान लेंगे कि ए इक्वल टू इवेंट दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, कि जो बॉल ड्रॉ किया गया वो रेड बॉल निकला। तो आइए पहला बैग PE1 का मतलब फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सैंपल स्पेस दो ही बैग है तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और उसमें से एक बैग को आप सेलेक्ट ही कर लिए तो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। उसी तरह से दूसरा बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, टोटल बैग है 2, उसमें से दूसरा बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1, तो PE1 का वैल्यू भी 1/2, PE2 का वैल्यू भी 1/2। अब आइए PA/E1, मतलब पहला बैग आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो पहला बैग सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो बॉल निकाले वो बॉल आपका रेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला बैग में रेड की संख्या, रेड बॉल की संख्या है 4,
तो 4 में एक बॉल आपने ड्रॉ किया, वो भी रेड निकलेगा, तो उसका फेवरेबल इवेंट हो गया 4C1। टोटल बॉल की संख्या 4 + 4 8, 8 में से कोई भी एक बॉल आ सकता है, फेवरेबल सैंपल स्पेस हो गया 8C1। NC1 का वैल्यू n होता है, इसलिए 4/8, इसको सॉल्व किए तो 1/2 हो गया। अगला है PA/E2, अर्थात सबसे पहले आपने E2 सेकंड बैग सेलेक्ट कर लिया, और सेकंड बैग सेलेक्ट करने के बाद उसमें से एक बॉल निकाला गया, वो बॉल रेड निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल बॉल की संख्या सेकंड बैग में भी है 2 + 6 8 है, 8 में से कोई भी एक बॉल आप ड्रॉ कर सकते हैं, सैंपल स्पेस हो गया 8C1। और जो बॉल ड्रॉ किया गया वो रेड निकलेगा, तो उसमें टोटल रेड बॉल की संख्या है 2 में से आप एक बॉल सेलेक्ट करेंगे तभी रेड निकलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो गया 2C1। फॉर्मूला यूज किए NC1 का वैल्यू n, इसलिए ये हो गया 2/8, इसको सॉल्व किया 1/4। अब ये बेस थ्योरम आपका फिक्स है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, निकालना है किसका? प्रोबेबिलिटी निकालना है E1 का। E1 का मतलब कि दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसी बात का प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। एंड गिवन क्या है कि जो बॉल निकाला गया उस बैग से वो बॉल कैसा था? रेड। तो इसका फॉर्मूला है PE1 × PA/E1 डिवाइडेड बाई सेम चीज PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। अब सब वैल्यू को रखिए, PE1 का वैल्यू है 1/2, PA/E1 का वैल्यू है 1/2 रख दिए, डिवाइडेड बाई ये सेम चीज 1/2 × 1/2 प्लस PE2 का वैल्यू 1/2 × PA/E2 का वैल्यू 1/4। अब ऊपर में 1/4 है, नीचे में 1/4, दोनों में कॉमन ले लिए, पहला में 1 छूट गया और दूसरा में 1/2। 1/4 दोनों जगह पर यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया 1 डिवाइडेड बाई 1 में हाफ जोड़ दिए तो 3/2। अब ये उल्टा हो गया तो 2/3। इस बात का प्रोबेबिलिटी हो गया कि जो आपका जो बॉल निकला वो फर्स्ट बैग से ही निकलेगा, जो रेड बॉल निकला वो फर्स्ट बैग से ही निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। तो बच्चों आपने देखा कि बेस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। आइए बच्चों अब इसी 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ही उतार दिया गया, यहां से यहां तक ये क्वेश्चन को उतारा गया। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि गिवन इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। गिवन इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, MCQ टेस्ट है और उस पर आंसर दे रहे हैं। और स्टूडेंट आइदर नोज, अब स्टूडेंट के साथ क्या घटना हो रही है उसको देखिए। स्टूडेंट आइदर नोज, या तो स्टूडेंट उस MCQ का आंसर जानता है, और स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है, और नहीं तो स्टूडेंट क्या करेगा? गेसेस, नहीं तो स्टूडेंट गेस करेगा, अंदाजा लगाएगा। ओके, गिवन इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देना मल्टीपल चॉइस टेस्ट का। मल्टीपल चॉइस टेस्ट का मतलब 4 को दिया हुआ आंसर, उसमें से आपको आंसर देना है। और स्टूडेंट के साथ क्या है कि स्टूडेंट या तो स्टूडेंट आंसर को जान रहा है, या नहीं तो वो गेस करेगा, अंदाजा लगाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में दिया है एग्जामिनर के द्वारा कि लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। किसी क्वेश्चन का आंसर बच्चा जानता है, स्टूडेंट जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में 3/4। स्टूडेंट को आंसर आता है उस क्वेश्चन का, उसका प्रोबेबिलिटी है 3/4। आगे देखिए, एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज, और 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट आंसर गेस करता है। आंसर यदि गेस करता है तो गेस करने का आंसर का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। अब आगे समझिए क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ये एज्यूम करते हुए या कल्पना करते हुए, मानते हुए कि यदि स्टूडेंट गेस करता है, स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर, आंसर का गेस करता है और वो गेस किया हुआ आंसर उसका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको बोलता है 1/4। मानते हुए, ये कल्पना करते हुए, मानते हुए। तो अब आपको पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। पता लगाइए, प्रायिकता निकालिए, किसका? दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, कि स्टूडेंट आंसर जानता था, इस बात का प्रोबेबिलिटी निकाले। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना है द स्टूडेंट नोज द आंसर, कि स्टूडेंट को आंसर आता था। और गिवन क्या है, हमारे पहले से जो घटना घट चुका है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, कि स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो करेक्टली दिया है। तो अगेन बच्चों, यहाँ सैंपल स्पेस को 2 टुकड़ा करते हैं, E1 और E2, और इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड एक इवेंट हम लोग ए लेते हैं। क्या क्या लेते हैं सो देखिए।
सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के लास्ट लाइन में जाते हैं। लास्ट लाइन में क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जहां फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछा वहीं से इवन इवेंट मानेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, इसी को मानेंगे इवन इवेंट। इवन इक्वल टू इवेंट दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, ये स्टूडेंट नोज द आंसर, ये हो गया इवन इवेंट। तो स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को आंसर पता था, तो ये शुरू में ही दिया गया है। देखिए पहला दिया कि स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेज, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। यदि स्टूडेंट को पता है आंसर, उसका प्रोबेबिलिटी 3/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दिया हुआ है 3/4, यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां पर देखिए 3/4 यहां। दूसरा हम लोग E2 इवेंट मानते हैं। E2 इवेंट दैट द स्टूडेंट गेसेज द आंसर, क्या स्टूडेंट आंसर का गेस करता है। तो ये भी दिया हुआ है आगे उसी लाइन में। देखिए लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यदि आंसर वो जानता है उसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज, वो गेस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। PE2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। तो इस तरह से सैंपल स्पेस का दो टुकड़ा किए। पहला टुकड़ा किए कि स्टूडेंट आंसर जानता है इवन, और दूसरा टुकड़ा किए कि स्टूडेंट गेस करता है। सैंपल स्पेस का ये दो पॉसिबिलिटी है। एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब देना है तो स्टूडेंट दो ही चीज कर सकता है, या तो स्टूडेंट आंसर जानता है या दूसरा स्टूडेंट गेस करता है। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इससे रिलेटेड एक इवेंट हम लोग एस मानते हैं, ए इवेंट मानते हैं। ए इवेंट क्या होगा, जो गिवन रहता है। गिवन क्या है कि ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो वो इवेंट होगा ये। ए इक्वल टू इवेंट मान लिए, इवेंट दैट द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, तो स्टूडेंट ने आंसर करेक्टली किया, इसी को मानेंगे। जो गिवन होता है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं, जो कि इसी सैंपल स्पेस से संबंधित है, रिलेटेड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P1 मतलब प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, ये क्वेश्चन में 3/4 दिया हुआ, लिख दिए। और स्टूडेंट गेसेज द आंसर, इसका भी प्रोबेबिलिटी हमारा 1/4 दिया हुआ, उसको भी लिख दिए। अब आइए PA/E1। A/E1 का मतलब क्या हो गया, इवन इवेंट हो चुका है। इवन इवेंट हो चुका है मतलब स्टूडेंट को आंसर आता है, और स्टूडेंट को आंसर आता है और उसके बाद उसने करेक्ट आंसर दिया। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को आंसर आता है तो वो 100% गारंटी है कि वो करेक्ट आंसर देगा ही देगा, यदि उसको आंसर पता है। तो पहले ही इवन इवेंट हो चुका है। इवन इवेंट हो चुका है मतलब स्टूडेंट को आंसर पहले से आता है। उसके बाद स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी 100% है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, या आपको अपने विवेक से बुद्धि से लगाना है। इसका वैल्यू हो जाएगा 100%, 100/100 मतलब 1। दूसरा है PA/E2 मतलब E2 इवेंट हो चुका है। E2 इवेंट होने का मतलब स्टूडेंट ने गेस किया है आंसर, और स्टूडेंट ने गेस किया है आंसर और वो आंसर करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए एज्यूम करना है, कल्पना करना है दैट द स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर, जिसने आंसर गेस किया है विल बी करेक्ट, वो करेक्ट होगा विथ प्रोबेबिलिटी उसका दिया हुआ 1/4। तो PA/E2 दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा 1/4, और PA/E1 हमको अपना बुद्धि विवेक से सोचना है कि स्टूडेंट को आंसर आता था और उसके बाद उसने सही जवाब दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, 100/100 ये 1। अब आइए बाय यूजिंग बेस थ्योरम, हर एक क्वेश्चन में बेस थ्योरम यूज करना है। क्या निकालना है, तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी, से प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। तो स्टूडेंट नोज द आंसर है हमारा इवन इवेंट। इवन इवेंट है, देखिए स्टूडेंट नोज द आंसर, P1 निकालना है। और क्या घटना घट चुका है, घटना ये ऑलरेडी गिवन जो है कि ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो E1/A निकालना है। तो बेस थ्योरम से फॉर्मूला है, सबसे पहले P1 लिखेंगे इंटू फिर PA/E1, जस्ट इसका उल्टा रहता है, डिवाइडेड बाई ये सेम चीज P1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब सारे वैल्यूज को आप लिख दीजिए। P1 का वैल्यू हमारा 3/4 इंटू PA/E1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई फिर वही 3/4 इंटू 1 प्लस PE2 का वैल्यू 1/4 इंटू PA/E2 का वैल्यू 1/4। 1/4 न्यूमरेटर में कॉमन ले लिए तो ऊपर में छूट गया 3, नीचे में 1/4 कॉमन ले लिए तो छूट गया 3 प्लस 1/4 दोनों जगह कैंसिल हो गया, ऊपर में रह गया 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 4, इसको उल्टा कर दिए 3 इंटू 4/13, ये हो गया 12/13। तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
द स्टूडेंट नोज द आंसर, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर एंड गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 12/13। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन बेस थ्योरम में सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस बहुत ही ट्विस्टेड रहेगा और ये वर्ड्स प्रॉब्लम ज्यादा है, तो इसमें वर्ड्स में क्वेश्चन को बहुत घुमाया हुआ रहेगा। आपको पकड़ना है सबसे जो लास्ट लाइन रहता है उससे आप E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 इवेंट डिसाइड करेंगे। जब इवेंट डिसाइड कर लेंगे उससे पहले वाले लाइन में आपको कहीं गिवन दिया हुआ होगा कि क्या घटना हो चुका है, उसको आप इवेंट ए मानेंगे। और जब इवेंट ए मान लेंगे तो पहले आप P1, P2, P3 जो भी दिया उसको निकाल लेंगे। उसके बाद P1, P2, P3 आपने निकाल लिया। निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना है, PA/E1 निकालना है। PA/E2 की E1 हो चुका है, उसके बाद ए होने का, E2 हो चुका है, उसके बाद ए होने का निकालना है। और उसके बाद जाकर आपको ये बेस थ्योरम का आपको यूज करना है और इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन होगा 13.3 एक्सरसाइज का आप बना सकते हैं। फिर भी इसमें बहुत सारे दिक्कत आएंगे बच्चों। आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि आपका सोल्यूशन जब भी तैयार हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू बच्चों।